विधानसभा चुनाव दहलीज पर हैं, राज्यों में प्रचार शुरू हो चुके हैं। हमको राजनीतिक रैलियां देखने को मिल रही हैं, बगावत भी देखने को मिल रही है तो अदावत भी देखने को मिल रही है। एक दूसरे का साथ भी है, एक दूसरे का विरोध भी है। कहीं इंतज़ार बड़ा हो गया तो कहीं कोई पहले उस दौड़ को शुरू किया था लेकिन पीछे रह गया। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। क्या चल रहा है आखिर चुनावी राज्यों में। आप देख रहे हैं हमारा वो शो जिसका नाम है खबरों के खिलाड़ी। मेरे साथ एक वरिष्ठ पैनल मौजूद है और बिना किसी देर के एक बातचीत। और इस बार चर्चा को रामकृपाल सर मैं आपसे शुरू करता हूं। 3 राज्यों पर खास तौर पर सबका फोकस रह रहा है, चाहे बात छत्तीसगढ़ की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो और चाहे राजस्थान की हो। इसके अलावा है तेलंगाना, मिजोरम। अब तक की चुनावी तैयारियां हुई, अगर एक एक करके मैं बात करूं, और सबसे पहले जहां मैं बात करना चाहता हूं वो है राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिले और सबसे कम उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है दोनों ही पार्टी की ओर से, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। अब राजस्थान की अगर बात करें, एक तरफ पिछली कुछ प्रचार में, पिछली कुछ रैलियों में, पिछली कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा कि राजस्थान कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत दूर हो गई और भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपनी सबसे बड़ी और पूर्व मुख्यमंत्री नेता का ऑल्टरनेट तलाश रही है। इन दोनों चीज़ों पर आपके कमेंट। देखिए, मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि कोई फोरकास्ट करना बहुत ही गंभीर चीज़ होती है, लेकिन जैसा कि ओवरऑल जो चीज़ आ रही है कि बीजेपी को अगर उम्मीद है सबसे ज़्यादा कहीं तो वो राजस्थान से है। और एक बात मैं कहूँगा कि देखिए 2014 को याद कीजिए, जब 13 को, बल्कि मैं कहूँगा 13 में चुनाव हुआ था, 13 5 18 और 23 हो रहा है। 2013 में मध्य प्रदेश और राजस्थान, वहाँ शिवराज सिंह थे, यहाँ गहलोत थे। गहलोत ने भी बहुत अच्छे काम किए थे, नो डाउट, लेकिन याद कीजिए अन्ना हजारे का आंदोलन और उस समय यूपीए का नतीजा क्या हुआ कि सेंटर की एंटी इनकम्बेंसी का असर पड़ा हो। गहलोत चुनाव हार गए और शिवराज सिंह जीत गए चुनाव। तो अब क्या है कि इस बार जो स्थिति है, गहलोत ने, मैं नहीं कहता कि गहलोत ने अपने हिसाब से बहुत काफ़ी कुछ अच्छा ही किया है, सारी चीज़ें की हैं। अब जैसा कि वहाँ से आ रहा है कि बीजेपी का एज है, लेकिन मैं मानता हूँ कि गहलोत भी वहाँ पर कांग्रेस, जैसा आपने कहा कि सचिन और उनमें, देखिए आपस की लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन कुल मिला के जनता जो है ना, मैक्सिमम वोटर जो है वो पार्टी को चुनता है और वो लीडरशिप को देखता है, छोटी मोटी चीज़ों को वो भूल जाता है बेसिकली। तो अब क्या है कि अगर बीजेपी, मैं मानता हूं कि हो सकता है कि लड़ाई बहुत टफ भी हो, लेकिन उसमें जो अभी तक दिखा रहे हैं कि एज बीजेपी का है, क्योंकि उसका मैं एक मानता हूं कि जो हालत 13 में 12 में यूपीए की थी, कम से कम 23 में सेंट्रल लीडरशिप को लेकर के मैं वो एंटी इनकम्बेंसी मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है जिसका कि हो। तो ये लोकल लेवल पर होगा, अगर कोई होगा वहाँ पे होगी, लेकिन केंद्र के चलते, जैसे कि 2013 में हुआ था, जिसका खामियाजा गहलोत को भुगतना पड़ा, मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी का कोई केंद्र के चलते वहाँ कोई नुकसान होने वाला है, बल्कि मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मोदी के नाम पर बीजेपी को वहाँ फ़ायदा ही मिल सकता है। आप कह रहे हैं। और दूसरा जो उसमें पक्ष था कि वो क्या भारतीय जनता पार्टी को अपनी लीडरशिप का विकल्प मिला या? देखिए, मैंने हमेशा एक बात को कहा है कि देखिए, मैं अभी कहीं एक प्रोग्राम में बोला था कि देखिए रणनीति 2 होती है, कंबल और कूलर, ये दोनों प्रोडक्ट हैं, है ना, दोनों का मार्केट है। लेकिन अगर आप मनाली में कूलर बेचिएगा और मद्रास में कंबल बेचने जाइएगा तो दिक्कत आएगी। तो रणनीति जो होती है ना कि चेहरा नहीं दिखाया। आप ये बताइए 2014 में जब मोदी जीते थे, उसके बाद तुरंत महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था, हरियाणा का चुनाव हुआ था, कहीं कोई चेहरा नहीं था। उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, कहीं कोई चेहरा नहीं था, बल्कि वोट काउंटिंग होने के बाद चेहरा कौन होगा ये न किसी चैनल वाले को पता था, कुछ नहीं। हम उस दिन बैठे हुए थे और अचानक आ गया, वो सिन्हा के बारे में बात हो रही थी, तो पता चला कि ये तो साहब योगी जी हैं। तो मेरा ये कहना है कि हर जगह आप कहाँ पे ये प्रतिमा का अनावरण करके चुनाव लड़ना है, कहाँ प्रतिमा को ढक के लड़ना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास 2000 का, आजकल तो 2000 बैन हो गया, खैर 500 का नोट भी है, 100 का भी है। हर जगह जरूरी नहीं कि 500 का नोट चल जाए, कहीं 100 का नोट चलता है तो 100 का नोट चला लो, कहीं 500 का चलता है तो 500 का चला लो, कहीं कमल चल रहा है तो कमल को चला लो, मोदी चल रहा है तो मोदी को चला लो। यूपी में पता था कि योगी चल जाएगा तो योगी चल गया। तो ये रणनीति होती है अपनी अपनी। और मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर सेंटर की
आज की तारीख में स्टेट में भी एक बात मैं कह रहा हूँ कि वो ज़माना चला गया जब स्टेट में लोग मानते थे कि स्टेट ही कॉन्ट्रडिक्शन है। यानी सुबह से आदमी उठता था तो किससे उसका साबिका पड़ता था, लेखपाल से, पटवारी से, दरोगा से, सिपाही से, थानेदार से, तहसीलदार से, जिलाधिकारी, सब स्टेट सब्जेक्ट। आज की तारीख में उठता है वो तो देखता है कि घर बना है मोदी जी के चलते, एलपीजी सिलेंडर आया है मोदी जी के चलते। यानी स्टेट के कॉन्ट्रडिक्शन को सेंटर ने बहुत हद तक वहाँ रोक दिया है। तो हर कदम पर अब सेंटर भी आपको दिखाई पड़ता है। तो ये एक बात हमेशा समझिए आप कि अब सिर्फ स्टेट की पॉलिटिक्स पर जब वोट नहीं दिए जाते हैं, सेंटर भी है उसमें। तो अब वो क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बेसिक चेंज हुआ है ज़मीनी स्तर पे, जहाँ रोटी कपड़ा मकान के बहाने आपको सेंटर दिखाई पड़ता है। ठीक है, आपको जोड़ना चाहती हूँ, मैं उसमें अपना सवाल जोड़ लेता हूँ। वो ये कि जैसा सर ने भी कहा ना कि अब स्टेट भी दिख रहा है और सेंटर भी दिख रहा है। अभी तक जिस तरीके का प्रचार राज्यों में अलग अलग हुआ है, आपको मुद्दे क्या दिखाई दे रहे हैं, अगर आप उसको संक्षिप्त तौर पर बता पाएँ तो, कि जिन चीज़ों पर अब चुनाव ये होने जा रहे हैं। बहुत सारे कयास थे, मध्य प्रदेश में बात हो रही थी कि आदिवासियों का मुद्दा उठेगा, कहीं बात हो रही थी क्या महिलाओं का मुद्दा उठेगा, लेकिन अब तक के प्रचार और कुछ घोषणा पत्र जो सामने आएंगे उसको देखते हुए आपको मूड क्या दिख रहा है? देखिए, खासकर मैं कहीं ना कहीं सर्वे पर भी जाऊंगी जहां युवाओं का प्रतिशत इस बार बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव की जहां तक बात हो तो विधानसभा में भी दिखाई देगा ये महिलाओं का। और यहाँ बैठकर हमेशा मैंने वो बात तो पहले की, ये इस बार भी करूंगी, तो महिलाओं का मुद्दा बहुत प्रमुख है इस वक्त। और इसीलिए आप तमाम घोषणाएं भी जो देखें, तमाम स्कीम्स देखें जो उसी के इर्द गिर्द। अगर मध्य प्रदेश में पहले भी मैंने कहा लाडली बहन योजना, उस पर बहुत काम हुआ है। अभी तो बोल ही दिया शिवराज जी ने, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ तक वो बोल गए कि वो पैसा भी मैं देना चाहता हूँ। तो महिलाओं के जो भी मुद्दे हैं, अगर केंद्र में देखें उज्ज्वला का मुद्दा, राजस्थान में देखने को ये बहुत नज़र आ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ रामकृपाल जी ने भी जो कहा कि डेवलपमेंट का मुद्दा जो आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा है, मैं इसको थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगी कि कोविड के बाद बहुत सारे मुद्दे जो आम जनजीवन से बहुत ज़्यादा जुड़ गए, और उनमें से उभरता एक वर्ग है युवाओं का भी, उसकी एस्पिरेशन, उसकी उम्मीद और उसके डिसीजंस भी, उसका वो किसको चुनाव करेगा, ये सभी इस बार बहुत ज़्यादा विधानसभा चुनाव से ही हमको देखने में नजर आएंगे। जहाँ तक राजस्थान की बात करूँ, मैं भी ये जोड़ देना चाहूँगी, क्योंकि मैं वहाँ गई भी थी अभी, कि जो विकास का मुद्दा है वो बढ़ेगा। शुरुआत में लग रहा था, हालांकि खुद ही राहुल जी बोल ही गए थे कि वहाँ भी हमें मुश्किल है, ऐसा कुछ कह ही गए थे, लेकिन एज ज़रूर इसलिए नज़र आ रहा है कि अपनी तमाम जो खामियाँ हैं, अगर वो पार्टी की हो सकती हैं, बीजेपी की, तो उस पर बहुत जल्दी काम हो रहा है और उन गैप्स को बहुत जल्दी भरने की कोशिश हो रही है। इसलिए वो जो एज है वो दिखाई भी दे रहा है अभी, और उसके अभी तक तो ऐसा लग रहा है, आगे क्या होगा हम नहीं जानते हैं। ये चीज़ वहाँ पर दिखाई दे रही है। और जहाँ तक महिलाओं के मुद्दे हैं, चाहे वो कैंडिडेट्स में नज़र आएँ, राजस्थान में भी और प्रदेशों में भी, वो बिल्कुल उस पर भी जोर है कि कैसे उनको प्रतिनिधित्व मिले, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगी। पिछली बार मैंने बात की ही थी कि युवा चेहरे कुछ जो है नज़र आए, चाहे राजस्थान या 2 और प्रदेशों में, वो उन पे भी जोर है। तो लेकिन एक जो सबसे बड़ी हेडेक है वो यही है कि जो प्रत्याशी दोनों ही, बीजेपी या कांग्रेस, जब भी लिस्ट आती है तो उसमें वो जो देखने में नज़र आ रहा है, खासकर कांग्रेस में भी, और जो वो सरदर्द होता है कि जो प्रत्याशी हैं ऑलरेडी और फिर किनको रिप्लेस किया जा रहा है, वो मुझे लगता है कि सरदर्द जो है खासकर कांग्रेस का भी राजस्थान में देखना पड़ेगा। मैं उस पर भी आऊँगा, जो बगावत वाली बात आप कह रहे हैं, जिस पर इशारा कर रही हैं अवधेश जी। मैं आपसे एक सवाल जो करना चाह रहा था वो ये कि एक छत्तीसगढ़ की ऐसी लिस्ट है जो ये माना जाए कि दोनों ही पार्टियों की करीब करीब पूरी आ गई है। तो छत्तीसगढ़ में हमने कांग्रेस की लिस्ट में एक पैटर्न देखा कि तमाम वो लोग जो पिछले 5 सालों में जो उप मुख्यमंत्री अब वहाँ हैं, टीएस सिंहदेव, उनके खिलाफ गए, वो तमाम टिकट कट गए और ये कहा गया खूब कि उनका खूब ध्यान रखा गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बात बोलते हैं कि जो लोग वो मानेसर गए थे, हमारे खिलाफ गए थे, मैं उनके किसी नाम पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूं। तो क्या कांग्रेस की लिस्टों में एडजस्टमेंट का खूब ध्यान रखा जा रहा है कि भाई जो भी 5 साल दिक्कतें रही हो लेकिन उसको ठीक कर लिया जाए, क्योंकि ये चुनाव ठीक लड़ लिया तो फिर जो दिक्कतें हैं वो आने वाले समय में बैठ के ठीक कर दी जा सकती हैं? देखिए, कांग्रेस 2 बार से केंद्रीय सत्ता से गायब है, तो जाहिर है बहुत सतर्कता और आपस के मतभेद अगर रह जाएंगे, क्योंकि जितना आसान चुनाव को बताया जा रहा है
उतना है नहीं। जैसे इन्होंने कहा राजस्थान में पिछली बार इतने एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद केवल 1 लाख बड़े 1.5 लाख से थोड़ा ज़्यादा वोटों के अंतर से पूरी चीज़ें बदल गई थी और कांग्रेस को बहुमत नहीं आया था। मध्य प्रदेश के चुनाव में आप देखेंगे तो वोट जो है बीजेपी को ज़्यादा था, करीब 47,000 वोट बीजेपी को ज़्यादा था कुल मिलाकर के, और सीट 109 114 थे। केवल छत्तीसगढ़ एक ऐसा था जहाँ बीजेपी बुरी तरह हारी थी। तो उस रूप में देखिए जो रामकृपाल जी ने कहा, मैं पूरा ओवरऑल बोल, जो रामकृपाल जी ने कहा है उसमें से ज़्यादातर बात में मैं अपने को शामिल कर देता हूँ। केवल एक बात में कि केवल ये जो इस बार जो भाजपा प्रयोग कर रही है कैंडिडेट्स का, वो केवल कंबल और दूसरे का प्रयोग नहीं है। ये भारतीय राजनीति के दूरगामी सुधारों की दृष्टि से, और भारतीय जनता पार्टी अगले 50-100 साल तक राजनीति करती रहे, अंतर्भेद इस प्रकार से न उभरे, इसकी दृष्टि से एक लंबी सोच की कैंडिडेचर है। भाजपा ने जो पॉलिटिकल एनालिसिस हुआ है कि इस देश में एक लीडर पर निर्भरता के कारण ही स्टेट में संतोष या असंतोष होता है, गुटबाजी होती है। मोदी जी स्वयं बैठकों में बार बार कह चुके हैं कि एक लीडर पर निर्भरता ठीक नहीं है, सब जिम्मेवारी लें, क्योंकि वो 2029 से पहले रिटायर होना चाहते हैं चुनाव जीत के। तो उन्होंने जो एक बीजेपी प्रयोग कर रही है कि किसी स्टेट में, तब हो सकता है एक आध जगह कर भी दे, कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहाँ जो है गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप, जिसमें सभी मुख्यमंत्री के ही बराबर हो, किसी की ये अपेक्षा नहीं हो कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जो लीडर हैं उनको नेग्लेक्ट नहीं किया गया है, लेकिन उनको लीडर के रूप में हम नहीं भूमिका, वो भी एक सामान्य लीडर की तरह काम कर रहे हैं। जो सेंटर में है वो भी स्टेट में जा सकता है। जो पार्टी नगर निगम का चुनाव भी उसी रूप में लड़ती है और गृह मंत्री तक जो है वहां प्रचार करने जाते हैं, वो अब इस भेद को खत्म करना चाहती है कि हम सेंटर लीडर हैं, हम स्टेट लीडर हैं, जिसकी जहां आवश्यकता हो वो वहां जाए और काम करे। ये कल्चर पार्टी में क्रिएट करने की कोशिश है। उस दृष्टि से एक लंबी योजना से ये सारे कैंडिडेट्स घोषित हो रहे हैं। हम तात्कालिक रूप से कह देते हैं कि अरे भैया बीजेपी घबराई हुई है, एक आध कैंडिडेट कर सकते थे, 2-4 बदल सकते थे। इतनी संख्या में सेंटर ये चेंज कर रहे हैं कल्चर को, और ये लोकसभा चुनाव में भी धीरे धीरे ये कोशिश होगी कि इस प्रकार के हम संकेत दें। तो इसको आप सामान्य नहीं देखिए, ये भारतीय राजनीति इससे परेशान रही है हमेशा कि एक लीडर हुआ छत्रप, और वो फिर ऐसा होगा जिसके लिए आप भी सवाल करते हैं। हम भी वसुंधरा राजे नहीं मान रही है, वसुंधरा राजे भी लीडर हैं, लेकिन वो भी हैं, बाकी भी लीडर हैं वहां। शिवराज सिंह चौहान हैं, लेकिन बाकी भी लीडर हैं वहां। ये चीजें, रमन सिंह हैं, लेकिन बाकी भी लीडर हैं, क्योंकि वहां जो है, तो इसीलिए ये एक नया एक प्रयोग है राजनीति में, और चुनाव में प्रयोग करना चाहिए। और ये प्रयोग अगर सफल होता है तो बीजेपी जो लीडर को लेकर जो कंट्राडिक्शन रहती है उससे आसानी से निपट सकते। इसको इस रूप में देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कर रही है वो आज के लिए नहीं है, ये लंबे समय के लिए है। ये लंबे समय के लिए। प्रेम कुमार जी, थोड़ा सा मैं मध्य प्रदेश की तरफ आता हूँ। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की एक सूची आई, सबने कहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सही रणनीति अपनाई है, इतने पहले से उम्मीदवारों को घोषित कर दिया। लेकिन मुझे लगता है वो कछुए और खरगोश वाली जो रेस हमने सुनी थी बचपन में, ये वैसा कुछ रहा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पहली लिस्ट बाद में आई थी, लेकिन अब उम्मीदवारों के ऐलान में कांग्रेस ने वहाँ बाजी मार ली है। एक सीट छोड़कर सब पर उनके उम्मीदवारों का ऐलान हो गया। तो आपको लगता है बहुत तेज़ कोर्स करेक्शन कांग्रेस ने किया? देखिए, आप बहुत सही बात कर रहे हैं कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में सूची आ गई थी बीजेपी की। कांग्रेस ने तो पितृपक्ष का इंतज़ार करना ज़्यादा ज़रूरी समझा था, और कांग्रेस ने ये, हम लोग पहले चर्चा भी कर चुके हैं कि जितनी बगावत हुई कहीं पितृपक्ष के कारण तो नहीं हुई, लेकिन मैं उस वजह से पर नहीं जाता हूँ। मैं इस अभी जो इकोसिस्टम पर बात हो रही ना, और बहुत अच्छा रामकृपाल जी ने बात उठाई, उसको अवधेश जी भी आगे ले गए कि कूलर और कंबल थ्योरी, उससे मैंने अलग किया था। उससे, हाँ, उससे थोड़ा सा अलग भी, लेकिन इकोसिस्टम पर ही रहे। और उन्होंने गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप की बात की अवधेश जी ने। तो मैं इसी को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, इसी बात से बात समझ में आएगी। जो आपने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर भी देखिए। ये जो दोनों उदाहरण थे कंबल और कूलर के ना, दोनों ठंड से बचने वाले उदाहरण रहे। राजस्थान में कूलर के बजाय कमल का इस्तेमाल हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी इस बार मोदी मैजिक नहीं चल रहा है। मोदी के नाम पर वोट दो, आपका हर वोट नरेंद्र मोदी को है, ये बात नहीं बोली जा रही। भाई नरेंद्र और कूलर आप राइमिंग कर लीजिए। तो कूलर की जो आवश्यकता होनी चाहिए राजस्थान में, तो वहाँ पर नरेंद्र की आवश्यकता होनी चाहिए थे। उसी हिसाब से वो नरेंद्र गायब हैं कूलर की जगह पे, वहाँ पर कमल आ गया है जो कंबल से मिलता जुलता है।
तो क्या राजस्थान को कंबल की जरूरत है? राजस्थान को कमल के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं, नरेंद्र के नाम पर वोट नहीं मांग रहे। कमल, भाई कमल के बारे में बोले तो जहां कीचड़ होता है वहां कमल खिलता है कहा जाता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सियासत इस विधानसभा चुनाव में इस कसम से हो गई है, जो रिजल्ट होना हो, हमें 2024 पर फोकस करना है, हमें वसुंधरा को छत्रप नहीं बनने देना है, हमें शिवराज सिंह चौहान को नहीं छत्रप बनने देना है, हमें तो लीडरशिप, गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप के नाम पर सारा जो है दिल्ली में सेंट्रलाइज करना है, और सारा गैलेक्सी तो असल में उसका आभा मंडल तो दिल्ली होगा। लीडरशिप में गैलेक्सी क्या होता है? लीडरशिप है, और गैलेक्सी में लीडर्स होते हैं। लीडर्स को बना करके उसका गैलेक्सी तो दिल्ली में बनाना है। इसलिए क्या सारी चीज़ों को इस तरीके से किया जा रहा है। इसका क्या हो रहा है कि बहुत भारी नुकसान राजस्थान में उठाना पड़ रहा है, क्योंकि राजस्थान में चलिए वसुंधरा राजे के कितने समर्थक होते, मान लीजिए 19 लोग बागी हैं, हाँ, अभी के 41 में 19 जगह से निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, 19 होते हैं। अभी क्या है, जिसको 19 को टिकट मिल गया है तो 19 से 3-4 गुना ज्यादा को टिकट नहीं मिला है उस सीट पे, तो 75-76 जो है सब वसुंधरा समर्थक कहला रहे हैं सब। तो यानी 19 नहीं है, वो 3-4 गुना ज्यादा वसुंधरा समर्थक हो गए। अब वसुंधरा राजे चूंकि नहीं संभाल रही हैं, जेपी नड्डा जी लगे हुए हैं, धमका रहे हैं जाकर के कि हमें आता है कैसे टैकल किया जाता है, हम समझा देंगे जो बगावत करेगा उसको। ये जेपी नड्डा जी की भाषा है। तो वो धमका भी रहे हैं, लेकिन धमकाने के बावजूद रिजल्ट जो है नहीं मिल रहा है। अब उसके बावजूद अगर ये रिजल्ट नहीं मिला और वसुंधरा वहां पर उन लोगों के बारे में कहा जा रहा है फंडिंग की चिंता मत करो, लड़ो जहां तक लड़ सकते हो। अगर इस भाव में वहां सियासत आ गई और फिर भी केंद्रीय नेतृत्व सोया हुआ है, प्रयोगशाला समझ रहा है और उसको प्रयोगशाला बना रहा है, तो भाई राजधानी को दौलताबाद ले जाने वाले लोग भी प्रयोगशाला ही कर रहे थे, कागज का सिक्का चलाने वाले भी प्रयोग ही कर रहे थे। तो ऐसा प्रयोग जो है बीजेपी को डुबो देगी, ये हम कह रहे हैं। ठीक है, आप जो कह रहे हैं और आपकी उस पूरी लाइन में मुझे लगता है कि एक जो मैं पुट निकाल सकता हूँ वो ये कि सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है। सबको चिंता वसुंधरा की है, चाहे वो अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें वो कहते हैं कि वसुंधरा जी पर सवाल मत पूछो, मेरे से पूछोगे तो उनको परेशानी हो जाएगी। प्रेम जी भी कह रहे हैं कि वसुंधरा पर मत पूछो। सबको चिंता मुझे लग रहा है एक जगह है। सर, 2 और राज्य क्योंकि उनका जिक्र नहीं आ पाया, मिजोरम, तेलंगाना, और उनमें जिस तरीके से कांग्रेस का प्रचार हुआ है, राहुल गांधी वहां पर गए, तेलंगाना में उन्होंने प्रचार किया, उन्होंने वो अपनी घटना भी सुनाई कि एक औरत मेरे पास आई और वो बोली कि मुझे जो पैसे मिलते हैं उससे मेरा गुजारा नहीं होता। मैं उस बयान से एक चीज़ जो निकालना चाहता हूँ, उसके बाद जब आप वचन पत्रों को पढ़ते हैं, घोषणा पत्रों को पढ़ते हैं, क्या अब पूरी लड़ाई 5 राज्यों में इस बात की है कि कौन ज़्यादा वो फ्रीबीज देता है या ऑब्लिक, उसको आप रेवड़ी उस बहस में शब्दों का चयन जो आपको उचित लगे वो आप करें, लेकिन अब वो पॉपुलर स्कीम पर ज़्यादा बात जानी है ना कि मुद्दों पर? नहीं, देखिए 2 बातें। पहले तो मैं ये कहूँगा कि हर पार्टी को ये अधिकार है कि वो अपनी रणनीति बनाए अपने हिसाब से, वो चाहे कंबल बांटे चाहे कूलर बांटे, ये उसका हक है और उसकी अपनी तैयारी है। और जैसा कि अवधेश जी ने कहा कि भाई लॉन्ग टर्म के हिसाब से बीजेपी का मौजूदा नेतृत्व मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी सोच रहे हैं, तो ठीक है, ये उनकी एक रणनीति और एक दीर्घकालिक नीति हो सकती है, होनी भी चाहिए कि वो अब गैलेक्सी ऑफ लीडर्स तैयार करना चाहते हैं। वो अलग बात है, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो भी छत्रपी थे, तब उन्होंने गुजरात में गैलेक्सी ऑफ लीडर्स नहीं तैयार होने दिया। वो सारे उस समय के पुराने जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो सब नेपथ्य में चले गए। तो जब होता है ना, जैसे ट्रेड यूनियन का लीडर जब तक ट्रेड यूनियन में होता है तब तक वो पूरा कंपनी के तमाम सारे ये बदल दूंगा, वो कर दूंगा, और जब उसको चेयरमैन बना दीजिए कंपनी का तो उसकी भाषा बदल जाती है, फिर वो भाषा बोलता है। तो जब आप छत्रप हैं तो आप छत्रप की तरह बात करेंगे, जब आप स्वयं शीर्ष नेतृत्व पे हैं तो आपका रवैया बदल जाता है। तो और ये जो मौजूदा छत्रप हैं बीजेपी के, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, येदियुरप्पा, आपका क्या कहते हैं वो अर्जुन मुंडा, रमन सिंह, ये सारे अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी के दौरान के युग के छत्रप हैं। मोदी जी के युग के 2 छत्रप हैं खाली, योगी आदित्यनाथ और हेमंता विश्व शर्मा, जिनको आप मान सकते हैं छत्रप वाली स्थिति में थोड़ी बहुत है। बाकी अब खट्टर को आप छत्रप नहीं मान सकते। देवेंद्र फडणवीस को थोड़ा सेमी छत्रप मान सकते हैं। अगर छत्रप होते तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए तैयार नहीं होते। मोदी जी को कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना सकता था क्या गुजरात में?
कभी अडवाणी जी की हिम्मत थी अटल जी की कि कहते हैं आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाओ उनके केशुभाई पटेल के? नहीं बना सकते थे। तो छत्र का मतलब ये होता है। शिवराज सिंह चौहान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकता था, बाबूलाल गौर बन सकते थे, शिवराज नहीं बन सकते, वसुंधरा नहीं बन सकती। तो छत्र भी होता है। तो इसलिए मैं देवेंद्र फडणवीस को छत्र नहीं मानता। वो बन गए, योगी जी को नहीं बना सकते आप, वो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। तो इसलिए जो है, और इसीलिए लड़ाई हमेशा जो छत्रप हो जाता है वो फिर बड़ा सपना देखता है, वो फिर देखता है कि हमको जो है दिल्ली की गद्दी पे जाना है। और वो सारे छत्रप देखते हैं, अधिकार है उनका। कल्याण सिंह ने भी कभी देखा था, या कांग्रेस में भी तमाम सारे छत्रपों ने देखा सपना, वो नहीं पूरा हुआ अलग बात है। तो इसलिए ये अधिकार पार्टी के नेतृत्व का है कि वो अपने हिसाब से अपनी पार्टी की नीतियां कैसे बनाए। कांग्रेस कभी नाम नहीं घोषित करती थी, अब करने लगी। अब वो कमलनाथ, जो बीजेपी पहले करती थी वो कांग्रेस कर रही है। तो ये अपनी अपनी रणनीति वही है कि गर्मी में हम जो है शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, और सर्दियों में कोट पहनते हैं, उसी शहर में, उसी घर में, उसी इलाके में। तो मौसम के हिसाब से नीतियाँ बदलती हैं। आपका जो फ्रीबीज वाला सवाल है, दरअसल फ्रीबीज क्या है? वो एक समय सशक्तिकरण हो जाता है और एक समय फ्रीबीज है। जब हमको सूट करता है तो वो सशक्तिकरण है। अगर कोरोना के समय का राशन आज भी चल रहा है फ्री, तो वो क्या है? वो फ्री भी एक सशक्तिकरण है, जो एक तात्कालिक आपातकाल स्थिति के लिए प्रावधान किया गया था। लेकिन अगर 2024 तक वो बढ़ाया गया तो चुनाव को देखते हुए बढ़ाया गया ना। तो वो क्या है? फिर बिजली अगर 200 यूनिट तक फ्री दी जाती है तो वो फ्री भी है या सशक्तिकरण है। तो या लाडली योजना क्या है? सशक्तिकरण है, फ्री भी है। तो हर पार्टी जब वो करती है, कांग्रेस इसको सशक्तिकरण कहेगी, बीजेपी इसको फ्री भी कहेगी, और जब बीजेपी जो कर रही है उसको कांग्रेस फ्री भी कहेगी और बीजेपी सशक्तिकरण कहेगी। आम आदमी पार्टी को दोनों फ्री भी कहेंगे, लेकिन मॉडल आम आदमी पार्टी ने दिया। दूसरी बात ये है कि आखिर राज्य जो हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है? उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों का जीवन स्तर सुधरे, बेहतर तरीके से सुधरे, उनको रोज़मर्रा की दिक्कतें ना हो। तो चाहे प्रधानमंत्री जी आवास योजना के तहत उनको घर दिया जाए, या उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिया जाए, तो अब इसको क्या कहेंगे? फ्री भी कहेंगे या वो कहेंगे दिए? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं फ्रीबी को नहीं मान, या तो बिल्कुल ही आप तय कर लीजिए कुछ भी नहीं देना है, लेकिन अगर एक पार्टी देगी तो दूसरी पार्टी क्यों नहीं देगी? वो उसका। तो इसलिए देश जो है, और मुद्दों की जहाँ तक बात है, जैसे अभी बात हो रही थी कि हमारे शायद रामगोपाल जी ने कहा कि केंद्र जो है अब वाकई लोगों को दिखता है राज्यों में, वो जब प्रधानमंत्री योजना हो, सड़कें बन रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो वाकई हर जगह आपको प्रधानमंत्री की तस्वीर दिखती है, हर जगह केंद्र का जो है एक दखल कहिए या एक उसका प्रभाव वो दिखता है। और इसीलिए केंद्र की नीतियों के आधार पर लोग वोट डालते हैं, और ये सही भी है। 2014 लेके 2019 और लोकसभा चुनाव में तो खास करके। लेकिन ऐसा नहीं है, केंद्र के देखने के बावजूद कर्नाटक बीजेपी हारती है, हिमाचल हारती है, बंगाल हारती है, दिखने के बावजूद हारती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो केंद्रीय मुद्दों पर भारी हो जाते हैं। आखिरी बात यह है कि कई बार केंद्र की अगर अच्छाइयाँ दिखती हैं तो केंद्र की नकारात्मक चीज़ें भी दिखती हैं। आज महंगाई अगर है, अगर बेरोजगारी है, तो उसके लिए राज्य की नीतियों से ज़्यादा केंद्र की नीतियाँ जिम्मेदार होती हैं। तो ये भी फैक्टर लोगों के दिमाग में आता है। तो केंद्र की सकारात्मक नकारात्मक दोनों चीज़ें जो है मतदाता के मन में हैं। अब कौन सी चीज़ प्रभावी हो वोट डालते समय, उस आधार पर उसका वोट पड़ता है। ठीक है। अब क्योंकि आखिरी सवाल है जयदीप जी जो मैं आपसे लेना चाह रहा था, 5 राज्यों की बात करें और अगर एक एक समअप करें, जो प्रचार हुआ, जो घोषणा पत्र ज़मीन पर आया, जो वार पलटवार देखने को मिला, उसमें ये भी आया कि दिग्विजय सिंह सोनिया गांधी को कहीं ले जाएं, भाषा का वो स्तर भी अब आने लगा है, वो दिखने लगा हमको मध्य प्रदेश में कि कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं, या फिर राजस्थान में एक संकट दिखाई देता है कि क्या उम्मीदवारों में बड़ी देर हो रही है या उसके अलग फैक्टर हैं कि बहुत जो विलम्ब हो रहा है दोनों ही पार्टियों की लिस्टों में, भाजपा की एक आई उसके बाद नहीं आई। राज्यवार अगर बात करें, और उसमें क्योंकि अभी तक चर्चा में मिजोरम और तेलंगाना का उस तरीके से जिक्र नहीं आया, मैं चाहूँगा कि आप अगर अब तक जो प्रोग्रेस है उसको बताएं। तो देखिए, हाँ, पूरे 5 राज्यों की बात करनी चाहिए। हम लोगों का इधर हिंदी पट्टी पर जोर ज़्यादा होता है, इसलिए तेलंगाना की और मिज़ोरम की बात हम उतनी नहीं कर पाते हैं। लेकिन मिज़ोरम में भी कांग्रेस ने अपनी सूची जारी करने में तत्परता दिखाई और देखते हैं कैसे वो मिज़ो नेशनल फ्रंट ने जो ज़मीन वहाँ पर बनाई थी। ये सारे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं कांग्रेस के मजबूत राज्य रहे हैं एक समय में, और अब उनको वापस उसी तरीके से लेने में संघर्ष अगर कांग्रेस को करना पड़ रहा है तो ये देखना पड़ेगा कि कमी कहाँ रही, किस तरीके से अपने खुद के वोट बैंक को, खासतौर पर वहाँ पर जो आदिवासी कबीलाई वोट बैंक है और जो क्रिश्चियन वोट बैंक है, वो पूरा वोट बैंक अगर उनसे दूर गया है तो वो उनको सोचना पड़ेगा। तेलंगाना में टीआरएस जो बीआरएस हो गई है,
एक छत्र राज्य उनका चला है, एकमात्र नेता है, लेकिन इसी वजह से फिर उनकी असुरक्षा की भावना बढ़ जाती है। उसी तरह का जोर भी उन्होंने उसमें लगाया है। कांग्रेस ने अपनी उम्मीद बरकरार रखी है और दक्षिण का ये किला भेदना अभी भी बड़ी चुनौती का विषय भाजपा के लिए होने वाला है, क्योंकि भाजपा ने उस राज्य पर उतना फोकस अभी भी किया नहीं है और कोशिश वो पूरी कर रहे हैं। और वहाँ के तो जो बात आ रही कि भाजपा नेता ही असमंजस में कि भाई के कविता के खिलाफ आपने क्यों नहीं किया, जब शराब घोटाले में सबका नाम था के कविता का था, तो भाजपा के नेता किस तरीके से केंद्र का मुंह करेंगे, ये संकट का वहाँ पर है मामला। और वो अगर वहाँ पर किसी के लिए उम्मीद है जो, क्योंकि आप ये देखिए कि कांग्रेस के पास जो सीटें थी वही खिसक कर बाद में भाजपा के पास उनके समर्थक चले गए, बीआरएस के पास भी चले गए। कांग्रेस के तो बनी बनाई ज़मीन जो थी वहाँ पर ख़त्म हो गई। इन दोनों राज्यों की स्थिति है। दो बहुत महत्वपूर्ण बातें आई हैं हमारी इस पूरी आज की चर्चा में राज्यों के चुनावों को लेकर, और दोनों पर बात रखकर मैं इसको समाप्त करना। पहली बात आई थी मुफ्तखोरी वाली। देखिए, अगर सीधे खाते में पैसे डाले जा रहे हैं, इससे ख़राब स्थिति कोई नहीं है। आप रोज़गार उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, ये आपकी नाकामी है। लोगों को अगर रोज़गार के ज़रिए, श्रम के ज़रिए, उन अवसरों के ज़रिए, अवसरों की समानता के ज़रिए पैसा मिल रहा है तो ये राज्य की सफलता है। अगर राज्य कहता हम सीधे खाते में पैसे डाल रहे हैं, मेरी दृष्टि से, एक नागरिक और एक पत्रकार की दृष्टि से, ये वोट के लिए दी जाने वाली रिश्वत है और इस पर कानून आकर इसको बंद कर देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। ये मेरी राय है, क्योंकि आप किसी के खाते में चुनाव के ठीक पहले 1000 रुपए 12 और उसके बाद दूसरी पार्टी कह रही हम तो 1500 डाल देंगे, इससे खराब कोई स्थिति नहीं है। 600 का सिलेंडर 500 में दे देंगे, वो सब्सिडी किसके जेब से जाती है? खाता जो टैक्स भर रहा है उसकी जेब से। 140 करोड़ के देश में केवल 4 से 5 करोड़ लोग टैक्स भरने वाले हैं, और जो इनडायरेक्ट टैक्स भी आ रहा है, मान लीजिए पानी की बोतल भी खरीद रहे हैं, बिस्किट भी खरीद रहे हैं, तो टैक्स तो उस पर भी लग रहा है, और उस टैक्स के पैसे को आप इस तरीके से उड़ा रहे हैं मौज में। मुझे लगता है ये खराब स्थिति है। सड़कें बनना ठीक है, उस पर हमारा टैक्स का पैसा दे, इसलिए सड़कें बने, स्कूल बने, अस्पताल बने, फैक्ट्रियां, उनको आप उस तरीके से तैयार कीजिए कि लोगों को रोजगार मिले। ये सरकार की नाकामी है, और इस नाकामी को छुपाने के लिए मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी जो आप देते हैं बिल्कुल गलत है। किसी भी राज्य की व्यवस्था इस दिशा में बढ़ती है तो हम अपने कई सारे राज्यों को मिलाकर एक नया श्रीलंका तैयार कर रहे हैं। श्रीलंका की स्थिति क्यों हुई है? आपने अपनी जीडीपी से ज्यादा लोन लिया है। 3 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ मध्य प्रदेश और 5 लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज में डूबा हुआ राजस्थान अगर इस तरह की मुफ्त की योजनाओं की घोषणा करता है, इससे शर्मनाक कुछ भी नहीं है। और इसकी आलोचना हर मंच से, हर तरीके से, खासतौर पे उन लोगों से जो वोट बैंक की राजनीति से नहीं जुड़े हैं। हमें वोट लेने नहीं जाना, इसलिए हमें बोलना, जो वोट लेने के लिए ऐसा करते हैं उनका विरोध जनता नहीं करेगी, तो ऐसी बातें कभी भी इस तरह मुखरता से सामने नहीं आएंगी। पहली बात, जिस तरीके से नौकरियां न देने की नाकामी, मुफ्त में पैसे जमा करके कर दी जाती है, वैसे ही क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत नेतृत्व न तैयार करने की नाकामी गैलेक्सी ऑफ लीडर्स के नाम पर तैयार कर दी जाती है। मैं कर्नाटक चुनाव के बाद भाजपा के ही ऑर्गेनाइजर में छपे उस मुद्दे पर ले जाना चाहूंगा जहां पर कहा गया था कि केवल हिंदुत्व और केवल मोदी के नाम पर अब भाजपा ने अपने आप को बहुत ज्यादा घिस लिया है और इसके आगे ये इस तरीके से वोट नहीं मिलेंगे। जहां तक बात है मतदाता की, मतदाता बहुत समझदार है। इसी के ठीक पहले वाले चुनावों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का पूरा विधानसभा में भाजपा नहीं आई, केवल क्लोज फाइट जो हुई थी वो मध्य प्रदेश में हुई थी, लेकिन वो सत्ता में नहीं आए थे। कांग्रेस जीत चुकी थी, इसलिए उसको अवसर दिख रहा है, इसलिए वो सपा को जगह नहीं दे रही है। लेकिन रमन सिंह के अलावा आप छत्तीसगढ़ में कोई नेतृत्व तैयार नहीं कर पाए। बिहार में भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है। मध्य प्रदेश में अगर आपको समझ में आ गया था कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ उसकी लहर है, एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी लहर है, ये लहर आपको गुजरात में दिख जाती है, आप पूरा का पूरा कैबिनेट बदल देते हैं। वहां गैलेक्सी ऑफ लीडर्स क्यों नहीं खड़े किए आपने? 1.5 साल पहले आपने आमूलचूल परिवर्तन करके गुजरात को जीतने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया। उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री आपने बदल दिए। पुष्कर सिंह धामी को एंड टाइम पर क्यों ले आए फिर आप? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की अपनी रैली में कहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा कमल है, तो ये किसी नए उम्मीदवार को खड़े न कर पाने की स्ट्रेटेजी हो सकती है। मैं रामकृपाल जी की इस बात से सहमत हूं कि जहां जो स्ट्रेटेजी काम करे, क्योंकि राजनीति अवसरों का खेल है, जिस अवसर से आप सत्ता में आ जाएं। इसके ठीक पहले वाले चुनाव में योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं थे, तो आपने नाम उजागर ही नहीं किया, और मनोज सिन्हा शपथ लेने की तैयारी ही करते हुए दिखाई दे रहे थे कि योगी आदित्यनाथ, हमको सबको दृश्य याद है जो हम चुनाव कवर कर रहे थे। लेकिन उसके ही अगले चुनाव में जब योगी आदित्यनाथ इतना बड़ा चेहरा बन गए कि आप उनको नहीं इग्नोर कर सकते थे, नहीं साइडलाइन कर सकते थे, तो आपने उनको सामने लाके चुनाव लड़ा। सच स्वीकार हम लोग कर सकते हैं, जिनकी मजबूरी है वो नहीं कर सकते। जहां मजबूरी है वहां मजबूरी चलती रहे, जहां मजबूरी नहीं है वहां स्वीकारोक्ति के साथ बात चले। चुनाव, और आपने जहां आखिरी बात प्रचार की कही, आचार संहिता के बाद वाला प्रचार तो अब शुरू होगा।
प्रचार संहिता वाला चुनाव तो हो चुका, मैं उसको प्रचार संहिता कहता हूं। जो तूफानी दौरे सत्ता पक्ष के होते हैं और विपक्षी दल भी उसके जवाब में कहते हैं अच्छा ये इतना फ्री देंगे, तो प्रचार संहिता खत्म हुई, आचार संहिता लागू हुई। औपचारिक प्रचार जिसको चुनाव आयोग मानता है कि अब आप प्रचार कर सकते हैं, स्टार प्रचारक घोषित कर दीजिए, चुनाव का खर्च दीजिए विज्ञापन का, उसके पहले छपे हुए विज्ञापन। मुझे लगता है इस देश को एक और टीएन शेषन की आवश्यकता है जो बोले कि भाई अगर चुनाव होने के ठीक पहले भी आपने इतने सारे खर्चे किए हैं तो उन खर्चों का भी हिसाब हमको देना पड़ेगा और चुनावी खर्च में दौड़ना पड़ेगा, नहीं तो जनता का पैसा ऐसे ही व्यर्थ में बहाया जाता रहेगा। क्योंकि प्रचार संहिता खत्म होकर अब आचार संहिता हो गई है और इसी आचार संहिता के चलते सत्ता का संग्राम करने अमर उजाला भी जमीन पर जाएगा और जमीन से फीडबैक लेकर आएगा। चलिए, जो आपने कहा वहीं उसी बात को खत्म करता हूं, क्योंकि पूरी लड़ाई सत्ता के संग्राम की, और सत्ता के संग्राम को लेकर एक शो को लेकर एक खास चुनावी ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर अमर उजाला बहुत जल्द 3 चुनावी राज्यों में पहुंचने वाला है। आप हमसे वहां पर भी जुड़ सकते हैं, अपनी राय जाहिर कर सकते हैं, अपने ज़िले की, अपने इलाके की तमाम दिक्कतों को, तमाम उम्मीदों को भी हमारे साथ ज़रूर साझा करने के लिए जुड़िए। उसके अपडेट भी आपको अमर उजाला के सोशल हैंडल्स पर मिलते रहेंगे। इस बीच में जो इस चर्चा का समाप्त था वो यही था कि अब आचार संहिता वाला प्रचार शुरू हुआ है और इस प्रचार में काफ़ी कुछ बयान, काफ़ी कुछ घोषणाएं, काफ़ी कुछ वादे देखने को मिलेंगे। बगावत भी देखने को मिलेगी कुछ सूचियों में जहां विलंब हुआ उसके बाद, तो कुछ अदावत भी देखने को मिलेगी कि एक दूसरे को मनाया जाएगा। और वो तमाम अपडेट आप सबसे पहले, सबसे निष्पक्ष तरीके से, सबसे बेहतर तरीके से देख सकेंगे अमर उजाला पर। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमर उजाला को सब्सक्राइब और इस चर्चा को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।